8वीं कक्षा का जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है शत्रुभुजों को समझना। और इसको शुरू करने से पहले यानी इसकी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इसकी बेसिक यानी सामान्य बातें जो कि आपकी एक्सरसाइज करने में वो उपयोगी होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि वक्र क्या है, फिर दूसरी बात बहुभुज क्या होता है, फिर विकर्ण क्या बात है, और उत्तल और अवतल बहुभुज क्या है। तो ये सब जानकारी यदि आपको है तो प्रश्न वाली है वो इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि यही बातें उसके अंदर पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि वक्र क्या होता है। देखिए वक्र है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपने पेन रखी किसी भी समतल भाग पे और यहाँ से शुरू किया आपने पेन को चलाना, और आपने पेन को चलाते हुए कोई भी आकृति मान लो बनाई, तो ये बन गया वक्र। यानी किसी भी प्रकार की आकृति एक तरह से कह सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है तो ये भी क्या है वक्र। आप लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं और कर्व का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी मुड़ी हुई लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या बन गए सब वक्र। अब वक्र है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुला और एक बंद। ये आपने 7वीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा। वक्र है वो दो प्रकार के होंगे, एक तो खुला वक्र और एक है बंद वक्र। अब देखिए खुला वक्र का अर्थ क्या है, जैसे मैंने ये बनाया है टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाती हुई मैंने एक लाइन खींची है, तो ये एक तरह से वक्र है। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो ये एक तरह से खुला वक्र हुआ। अब खुला का अर्थ यहाँ ये है कि इसके अंदर देखिए जैसे ये मैंने आकृति बनाई, इसके अंदर अपन प्रवेश कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जा सकते हैं, यानी कहीं न कहीं इसका खुला भाग आपको नजर आएगा, तो ये हुआ खुला। यहाँ पर भी ये जो है ये एक तरह से खुला है, क्योंकि यहाँ से अपन अंदर जा सकते हैं। इसी प्रकार ये जो आकृति बनाई है ये भी देखिए यहाँ से खुली है, यानी ये क्या हो गया खुला वक्र। अब इसी को जैसे मैं यहाँ से बंद कर दूं, ये यहाँ से मिला दिया तो ये हो गया बंद। इसको भी मैं यहाँ से बंद कर दूं और इसको भी यहाँ से बंद कर दूं तो ये हो जाएगा बंद वक्र। तो ये होती है वक्र की बात, खुला और बंद। वापस एक बार देखते हैं, जैसे मैंने एक आकृति बनाई और ये, तो ये हो गया खुला, क्योंकि यहाँ से ये हिस्सा है वो खुला है, इसके अंदर आराम से अपन जा सकते हैं, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। तो ये हो गया खुला। अब इसी की बात करूं मैं, वापस बनाता हूं ऐसा का ऐसा, और यहाँ से मैं बंद कर दूं इसको पूरा पैक। अब इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते अपन, तो ये हो गया बंद। तो खुला और बंद ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये होता है वक्र। वक्र का अर्थ यही है कि आप पेन को बिना उठाए एक बार आपने पेन चला दी और चलाते हुए आपने कोई आकृति निर्मित की है, तो वो होता है वक्र। आप कैसी भी आकृतियां बना सकते हो अपने हिसाब से, ये सब क्या कहलाते हैं वक्र। अब इसके अंदर खुला वक्र और बंद वक्र, अगर पूरी तरह से पैक हो गई आकृति तो वो बंद हो जाएगी, और थोड़ी खुली है जिसके अंदर जा सकते हैं इजीली तो वो हो जाएगा खुला। अब बात करते हैं बहुभुज की। तो बहुभुज क्या है, बहुभुज के अंदर सिर्फ आपको लाइन याद रखना है। इस वक्र के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि लाइन का भी प्रयोग हो सकता है और टेढ़ी मेढ़ी लाइन यानी कि एक मुड़ी हुई लाइन का भी प्रयोग हो सकता है, तो वो तो होता है वक्र। और बहुभुज में आपको सिर्फ लाइनों का प्रयोग करना है, और लाइन का प्रयोग करते हुए यदि आप एक आकृति बनाते हैं तो वो हो जाता है बहुभुज। जैसे देखिए इसके अंदर तीन रेखाखंड है, 1 2 और 3। तो इस रेखाखंडों से बनी हुई एक आकृति है जिसे कहेंगे बहुभुज। अब कोई भी आकृति हो सकती है ऐसी, किसी भी प्रकार की आप बना सकते हैं। जैसे ये बना दी मैंने तो ये भी क्या होगा बहुभुज। ये भी क्या है बहुभुज, यानी रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति क्या कहलाती है बहुभुज। बंद भी होनी चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट है कि बहुभुज वही होगा जो रेखाखंडों से क्या होना चाहिए बंद होना चाहिए और रेखाखंडों से ही निर्मित होना चाहिए। यदि वक्र का प्रयोग हुआ है, जैसे कि ये देखिए ये मैं बनाता हूँ और यहाँ से मैंने ऐसी टेढ़ी लाइन खींच ली और इसको पैक कर दिया, तो ये बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेखाखंड ही नहीं है, एक वक्र भी है कर्व भी है, यानी एक टेढ़ी मुड़ी हुई लाइन है, इसलिए ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। बहुभुज की शर्त क्या है, आपको सिर्फ लाइन का प्रयोग करता है यानी रेखाखंड का प्रयोग करना है, और यदि पैक है बंद है तो वो क्या कहलाएगी बहुभुज। तो बहुभुज है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बहुभुज के अलग अलग नाम है, जितनी रेखाखंड का प्रयोग होगा वैसा ही उसका क्या होगा नाम।
जैसे 3 रेखाखंड से घिरी हुई एक बंद आकृति है तो उसका नाम आपको पता होगा क्या होता है, त्रिभुज कहते हैं उसको। अगर 4 रेखाखंड है और 4 रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति उसको कहेंगे सत्तरभुज। 5 रेखाखंड है और उससे घिरी हुई एक बंद आकृति है तो उसको कहेंगे पंचभुज। तो ऐसे जैसे रेखाखंड होंगे वैसा ही उसका नाम होगा। 6 रेखाखंड है तो उसका नाम होगा षटभुज। 6 रेखाखंड है और एक बंद है उसको बोलेंगे षटभुज। तो आपकी किताब के अंदर सब लिखे हुए हैं, जैसे रेखाखंड होंगे वैसे ही उसका नाम होगा षटभुज। 8 भुजा हो तो अष्टभुज, 9 भुजाएं तो नवभुज, 10 भुजाएं तो 10 भुज, जितनी भुजा वैसा उसका नाम। तो ये बहुभुज आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं विकर्ण। अब विकर्ण क्या है? विकर्ण का अर्थ है कोई, जैसे बहुभुज है, मान लो सत्तरभुज की बात करता हूं, यहाँ एक आकृति मैंने बना दी और इसका नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। मैंने एक आकृति ले ली सत्तरभुज और उसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। अब यदि देखिए यहाँ से एक बिंदु है ए, इस ए का पड़ोसी बिंदु कौन सा है? बी, और इधर पड़ोसी कौन सा है? सी। अब ये जो बिंदु ए है वो एक तो बी से जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है सी से। अब इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर एक तीसरा पॉइंट है सी। अब इस सी को यदि मैं ए से मिला दूं तो इसे कहेंगे विकर्ण। तो ऐसे मैं दो खींच सकता हूं। देखिए एक तो ए से मैंने सी को मिला दिया। अब जैसे देखिए बी की बात करें, बी बिंदु की, तो बी का जो पड़ोसी पॉइंट है कौन सा? ए, और बी का इधर पड़ोसी पॉइंट कौन सा है? सी। यानी बी है वो सी से जुड़ा हुआ है, बी ए से जुड़ा हुआ है। अब किससे जोड़ सकता हूं? और मैं डी से। तो बी को यदि मैं डी से जोड़ू तो क्या हो जाएगा? ये विकर्ण। एक तरह से कह सकते हैं कि एक सत्तरभुज के अंदर विकर्ण कितने खींच सकते हैं? 2 विकर्ण है। यहाँ कितने विकर्ण है? एक तो बी डी, जिसका नाम अगर लिखना चाहे तो एक तो बी डी और एक है ए सी, इसे कहेंगे विकर्ण। तो ऐसे आप हर आकृति के अंदर इजीली खींच सकते हैं। देखिए जैसे ये पंचभुज अपन ने खींचा था, अब इसके अंदर मुझे विकर्ण खींचना है तो इसका नाम देता हूं पहले मैं ए बी सी और डी। तो इसके अंदर विकर्ण खींचना है तो क्या करेंगे? देखिए ए है वो बी से जुड़ा हुआ है, ए बी सी डी और ई। तो ए है वो बी से जुड़ा हुआ और ए ई से जुड़ा हुआ है। अब जिससे जुड़ा हुआ नहीं है उसको मिलाना है, तो ए को मैं सी से मिला सकता हूँ, ए को डी से मिला सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? इसके विकर्ण। इसी प्रकार हर बिंदु से अपन ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे बी है वो ए से जुड़ा हुआ है और सी से जुड़ा हुआ है, तो बी को मैं ई से जोड़ सकता हूँ और बी को मैं डी से जोड़ सकता हूँ। ऐसा ही अपन सी से कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं, ई से कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकर्ण यहाँ निर्मित हो सकते हैं। तो जैसी आकृति होगी वैसे विकर्ण होंगे। तो ये भी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो उत्तल और अवतल बहुभुज को समझने के लिए आपको अभ्यंतर और बहिर्भाग ये समझना जरूरी है। तो मैं थोड़ा किताब का सहारा लेके आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपके बुक है, इसके अंदर देखिए ये जो एक वक्र खींचा है उस वक्र के अंदर ब्लैक ब्लैक भाग किया है, यानी इसको बोलेंगे अभ्यंतर। यानी वक्र के अंदर वाला भाग अभ्यंतर कहलाता है। और ये वक्र वापस खींच लिया और इसके बाहर जो ये अंकित किया है यानी ब्लैक ब्लैक भाग जो नजर आ रहा है ये क्या है? बहिर्भाग। और बहिर्भाग के अंदर पूरा पेपर ले सकते हो, यानी बाहर का जो भी परिवेश है वो है बहिर्भाग और अंदर का जो स्पेस है वो अंदर कहलाता है अभ्यंतर। तो एक किसी भी वक्र का 2 भाग होते हैं, एक तो अभ्यंतर एक बहिर्भाग, यानी अंदर वाला भाग और बाहर वाला। अब देखिए आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है। बहुभुज का अर्थ आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कि रेखाखंडों से निर्मित होना चाहिए और बंद होना चाहिए। 2 शर्त है, एक तो रेखाखंड होना चाहिए, एक बंद होना चाहिए। तो मैं यहाँ 2 आकृतियाँ बनाता हूँ और दोनों आपको आकृतियाँ बना के समझा देता हूँ कि उत्तल क्या है और अवतल क्या है। तो चलिए यहाँ पे एक आकृति निर्मित करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये 4 भुजा वाली आकृति इस टाइप की बना दी, एक सत्तरभुज है। अब इसके अंदर और एक आकृति और बना लेते हैं इसके पास ही। चलिए ये आकृति हो गई। अब इसके अंदर एक उत्तल है एक अवतल है। अब उत्तल कौन सी है? देखिए इसके अंदर यदि बात करें, नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। यहाँ पर भी नाम देता हूँ ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे यदि विकर्ण खींचे, आपको विकर्ण से ही पता लगाना है कि ये उत्तल है या अवतल है। तो विकर्ण यदि मैं ए से खींचना चाहूँ तो बी और डी
आपस में जुड़ा हुआ है ए से, तो मैं ए को किससे मिलाऊंगा, सी से। और बी को यदि जोड़ना चाहो तो बी किससे जुड़ेगा, डी से। यानी इसके अंदर जो विकर्ण खींचे वो अंदर बने, राइट। अब इसके अंदर अगर विकर्ण खींचे तो क्या होगा, जैसे ए से मुझे विकर्ण खींचना है तो ए किससे जुड़ा हुआ है, ई से जुड़ा हुआ है, और ए है वो बी से जुड़ा हुआ है, तो ए को मैं और किससे जोड़ सकता हूँ, डी से। तो यहाँ पे ए है वो किससे जुड़ गया, डी से। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे विकर्ण जब मैंने खींचा था तो दोनों आकृति के अंदर बने थे। यहाँ पे एक विकर्ण जब मैंने खींचा तो इस आकृति के बाहर बन रहा है, जो मैंने लाइन के द्वारा बिंदु वाली रेखाखंड खींचा है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इस चित्र के बाहर यदि विकर्ण निर्मित हो रहा है तो उसे बोलेंगे अवतल, और यदि अंदर बन रहा है तो इसे कहेंगे उत्तल। तो ये आकृति जो बनी है ये है उत्तल बहुभुज की, और ये जो आकृति है वो है अवतल बहुभुज की। यानी आपने समझ लिया कि यदि विकर्ण अंदर बनता है तो उसे कहेंगे उत्तल बहुभुज, और विकर्ण यदि बाहर बनता है तो उसे कहेंगे अवतल बहुभुज। आगे और अपन देखेंगे, इसके अंदर अलग अलग चित्र कई प्रकार के मिलेंगे आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उत्तल है या अवतल बहुभुज है। चलिए थोड़ा किताब का सहारा लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी आकृति दे रखी है, जैसे ये आपको ये जितनी भी आकृतियां नजर आ रही है सब आकृतियां ये क्या है, उत्तल बहुभुज की, क्योंकि इसके अंदर जितने भी विकर्ण बनेंगे वो सब अंदर बनेंगे। और ये जो आकृति 1 2 3 और 4, ये जो आकृति है वो है अवतल बहुभुज की, क्योंकि इसके अंदर जो विकर्ण खींचेंगे तो देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक में विकर्ण है वो बाहर बन जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ से लगाकर यहाँ इन दोनों सिरों को यदि मिलाऊंगा तो विकर्ण बाहर बनेगा। यहाँ पर भी विकर्ण बाहर बनेगा, यहाँ पर भी बाहर बनेगा। जब विकर्ण बाहर बनता है तो उसे कहेंगे अवतल बहुभुज, और विकर्ण सब अंदर बनते हैं आकृति के तो वो है उत्तल बहुभुज। अब यदि थोड़ा याद रखने का तरीका ये भी अपना सकते हैं कि कहीं कहीं आकृति का अंदर भाग घुसा हुआ है, जैसे देखिए ये अंदर की तरफ झुका हुआ भाग है तो वो क्या हो जाएगा, अवतल। तो आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। चलिए अब